हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम हर एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ, और आज का पॉजिटिव नोट जो है वो रिलेटेड है ज़िंदगी से, कि ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, जिंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2019 के पेपर को, और जो सेक्शन है जिसको हम डील करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं NBHM 2019 के कुछ क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि C जो है वो एक सर्कल है जिसमें वो सारे Z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 3/2 है। और इस सर्कल की जो डायरेक्शन हमें गिवन है वो है काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें जो है वो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर C कैलकुलेट करनी है। किस फंक्शन की? f ऑफ z इंटू डी जेड की, जहाँ पे f ऑफ z जो है वो गिवन है -1 डिवाइडेड बाय z-1 इंटू z-2। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। सल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को, जिसको हम यूज़ करेंगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो थ्योरम है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, और इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि f जो है वो एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन है जो इनसाइड भी, मतलब अंदर, और साथ ही साथ एक सिंपल क्लोज कॉन्टूर के ऊपर भी जो है वो एनालिटिक हो, और जो सिंपल क्लोज कॉन्टूर की जो डायरेक्शन हमें गिवन है वो है पॉजिटिव सेंस, और पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और साथ ही साथ हमें गिवन है कि Z0 जो है वो एक पॉइंट है जो कंटेन्ड है C के अंदर। तो ये रिजल्ट या ये थ्योरम ये कहती है कि f ऑफ Z0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2πi इंटीग्रल ओवर C f ऑफ Z डिवाइडेड बाय z माइनस z0 इंटू डी जेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। और हमारे को इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि C जो है वो क्या है, एक ऐसा सर्कल है जिसमें वो सभी पॉइंट्स है ऑल दोस दैट वन Z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 3/2। और इस सर्कल की डायरेक्शन हमें गिवन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो Z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड ऑफ Z इक्वल टू 3/2 का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो 0 है और रेडियस जो है वो इक्वल टू 3/2 है, और जिसको हमने डिपिक्ट किया है डायग्राम में भी। तो और साथ ही साथ जो है इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन भी गिवन है, तो हम मान के चलते हैं g ऑफ z इज इक्वल टू जो है वो -1 डिवाइडेड बाय z-2। अब ये जो g है ये एनालिटिक है अंदर भी और c के ऊपर भी, ठीक है। साथ ही साथ z0 जो है वो हमें इक्वल टू 1 के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ओवर द c -1 डिवाइडेड बाय z-1 इंटू z-2 इंटू डी जेड। इस इंटीग्रल की जो है वो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे ओवर द फंक्शन g। तो हमें क्या मिलेगा कि 1 डिवाइडेड बाय 2πi इंटू इंटीग्रल ओवर c g ऑफ z डिवाइडेड बाय z-1 इंटू डी जेड, विच इज़ इक्वल टू होगा g ऑफ 1। इससे फर्दर इम्प्लीकेशन क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2πi
इंटीग्रल ओवर सी माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 इंटू डी जेड इज इक्वल टू होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 एट z इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा दैट इट इज़ इक्वल टू होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, दैट माइनस 1 इंटीग्रल ओवर सी 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 इंटू डी जेड इज इक्वल टू जो है वो 2 पाई आई के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2 पाई आई। ओके, अब हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो हमें गिवन है। स्टेटमेंट ए में है कि क्या एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन f फ्रॉम c टू c एग्जिस्ट करता है जो सेटिस्फाई करता हो कुछ कंडीशंस को। पहली कंडीशन ये है कि f ऑफ z इज इक्वल टू z के बराबर होगा वो सारे z के लिए जहाँ पे मॉड ऑफ z की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 होगी। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन जो हमें गिवन है वो है f ऑफ z जो है वो इक्वल टू z स्क्वायर के बराबर होगा वो सभी z के लिए जहाँ पे z का जो मॉड है वो इक्वल टू 2 के बराबर होगा। तो हम देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ए जो है वो सही है कि नहीं। बेसिकली देखना है कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अब हमें स्टेटमेंट बी जो गिवन है वो क्या है कि क्या एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन f जो c से c की तरफ है और सेटिस्फाई कर रहा है कुछ कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन है कि f ऑफ 0 जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर है। दूसरी कंडीशन है f ऑफ 4 आयोटा जो है वो इज इक्वल टू आयोटा के बराबर है। और साथ ही साथ वो सभी zj जिसमें मॉड ऑफ zj की वैल्यू जो है वो 1 से 3 के बीच में लाई करती है और j की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 है और 2 है। और साथ ही साथ मॉड ऑफ f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की पावर पाई बाई 3। ओके, तो हम देखेंगे कि क्या एक ऐसा फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं भी। ओके, तो देखेंगे हम इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ए के बारे में। और स्टेटमेंट ए को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी थ्योरम के बारे में जिसको हम यूज़ करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ए को। अब आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि f जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है एक डोमेन D में। S एक ऐसा सेट है जिसमें सभी ज़ीरोस जो है f के वो कंटेन्ड है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि S डैश इंटरसेक्शन D जो है वो नॉट इक्वल टू 5 के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि f जो है वो आइडेंटिकली इक्वल टू 0 के बराबर है। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम। अब एक और रिज़ल्ट है जिसको हम यूज़ करेंगे, वो रिज़ल्ट है कि अगर f और g जो है वो एनालिटिक है एक डोमेन D में तो f माइनस जी भी जो है वो भी एनालिटिक होगा डोमेन में D में। ओके, तो ये दो चीज़ें जो है वो हम यूज़ करेंगे जब हम स्टेटमेंट ए के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम आते हैं स्टेटमेंट ए की तरफ। तो स्टेटमेंट ए को प्रूव करने के लिए हम मान के चलेंगे कि ऐसा एक एनालिटिक फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है f एंड c में जो सेटिस्फाई करता है हमारी गिवन कंडीशंस को। और गिवन कंडीशंस क्या थी, f ऑफ z इज इक्वल टू z के बराबर फॉर ऑल z जहाँ पे मॉड ऑफ z की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर है। और दूसरी कंडीशन जो वो सेटिस्फाई करेगा वो है f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर फॉर ऑल z जहाँ पे मॉड ऑफ z की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 2 के है। ओके, अब हम एक फंक्शन लेंगे g
जिसको हमें ऐसे डिफाइन करेंगे कि g ऑफ z इज़ इक्वल टू होगा f ऑफ z माइनस z। ये g जो है वो एनालिटिक होगा c में, क्योंकि f ऑफ z और z जो है वो दोनों की दोनों एनालिटिक है c में। हम मान के चलेंगे S जो है एक ऐसा सेट है जिसमें सारे ज़ीरोज़ होंगे g के, और वो सेट कैसा होगा, इट इज़ इक्वल टू ऑल दो z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 के बराबर। ये कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि g ऑफ z जो है वो इक्वल टू f ऑफ z माइनस z के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू होगा z माइनस z, क्योंकि f ऑफ z जो है वो इक्वल टू z के बराबर है वो सारे z के लिए जहाँ पे मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 के बराबर है। सो यहाँ से हमें मिला कि g ऑफ z जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर है उन सभी z के लिए जहाँ पे मॉड ऑफ z जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे s डैश, जिसे हम कहेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ s, और इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे, इसमें आएंगे बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ s, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये कंटेन्ड होगा c के अंदर। इसका क्या मतलब है कि s डैश इंटरसेक्शन c इज़ नॉट इक्वल टू 5 होगा, ओके। और अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी थ्योरम ऑन द फंक्शन g, तो हमें क्या मिलेगा कि g ऑफ z जो है वो आइडेंटिकली इक्वल टू 0 के बराबर होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। यहाँ से हमें मिलेगा कि f ऑफ z माइनस z इज़ इक्वल टू 0 के बराबर होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट f ऑफ z जो होगा वो इक्वल टू z के बराबर होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, और इसको जो है हम मान के चलेंगे नंबर 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सिमिलरली हम सपोज करेंगे कि h ऑफ z जो है वो इक्वल टू f ऑफ z माइनस z स्क्वायर के बराबर है। अब ये h ऑफ z जो है ये एनालिटिक होगा c में, क्योंकि f ऑफ z और z स्क्वायर जो है वो दोनों के दोनों एनालिटिक है c के अंदर। हम कंसिडर करेंगे t जो सेट होगा जिसमें सारे ज़ीरोज़ होंगे h के जो c के अंदर है, और इस सेट में कौन से पॉइंट्स आएंगे, इसमें वो सारे पॉइंट्स आएंगे c के जहाँ पे मॉड ऑफ z इक्वल टू 2 के बराबर होगा। अब ये आएगा कहाँ से, क्योंकि h ऑफ z जो है वो इक्वल टू f ऑफ z माइनस z स्क्वायर के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू आएगा z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, क्योंकि f ऑफ z जो है वो z स्क्वायर के बराबर है फॉर ऑल z जहाँ पे मॉड ऑफ z की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि h ऑफ z जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर होगा उन सभी z के लिए जहाँ पे मॉड ऑफ z की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 2 होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम कैलकुलेट करेंगे t डैश, जो होगा लिमिट पॉइंट ऑफ t। इसमें क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स होंगे t के। सो यहाँ से क्या मिला कि t डैश इंटरसेक्शन c जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी थ्योरम लगाएंगे ऑन द फंक्शन h। तो हमें क्या मिलेगा कि h ऑफ z जो है वो आइडेंटिकली इक्वल टू 0 के बराबर होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। यहाँ से हमें मिलेगा कि f ऑफ z माइनस z स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 के बराबर होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट f ऑफ z इज़ इक्वल टू z स्क्वायर फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। इस चीज़ को हम मान के चलेंगे नंबर 2 ओके। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या मिला कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है कि f ऑफ z जो है वो इक्वल टू z के बराबर होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, और इक्वेशन 2 से मिल रहा है कि f ऑफ z जो है वो इज़ इक्वल टू होगा z स्क्वायर के बराबर फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। सो यहाँ से क्या मिल गई, हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है ओके।
अब चलिए डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट बी के बारे में। और स्टेटमेंट बी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी थ्योरम के बारे में। आइडेंटिटी थ्योरम क्या है कि f जो है अगर एनालिटिक फंक्शन है एक डोमेन D में, और s जो है जिसमें सारे ज़ीरोज़ हैं f के D में, तो अगर ऐसा हो जाए कि s डैश इंटरसेक्शन D जो है वो नॉट इक्वल टू 5 के बराबर आए, तो हम कह सकते हैं कि f जो है वो आइडेंटिकली इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ओके, अब चलिए डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट बी के बारे में। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम मान के चलेंगे कि एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन f c के अंदर एग्जिस्ट करता है जो सेटिस्फाई करता है हमारी गिवन कंडीशंस को। और वो कंडीशंस क्या थी, f ऑफ 0 जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा, f ऑफ 4 आयोटा जो है वो इक्वल टू आयोटा के बराबर होगा, और फॉर ऑल z1 z2 सच दैट मॉड ऑफ z1 की वैल्यू जो है वो 1 से 3 के बीच में लाई करती है, और मॉड ऑफ z2 की भी वैल्यू जो है वो 1 से 3 के बीच में लाई करती है। तो हमें ये कंडीशन मिल जाए दैट मॉड ऑफ f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की पावर पाई बाय 3। अब जैसा कि हमने एजम्पशन की है कि f ऑफ 0 जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर है, और f ऑफ 4 आयोटा जो है वो इक्वल टू आयोटा के बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि f जो है वो एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम कंसिडर करेंगे एक डोमेन जहाँ पे zj जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1,3 ऑन रियल एक्सिस, जहाँ पे j की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 और 2 है, और साथ ही साथ सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशंस को, दैट इज़ मॉड ऑफ f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की पावर पाई बाय 3 फॉर ऑल z1 z2 जो बिलोंग कर रहे हैं ओपन इंटरवल 1,3 में। तो इससे फर्दर इम्प्लीकेशन हम क्या करेंगे कि हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से। तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की पावर पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इट इज़ इक्वल टू होगा मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की पावर पाई बाय 3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे, दैट इज़ z1 अप्रोचेस टू z2। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट z1 अप्रोचेस टू z2 मॉड ऑफ f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट z1 अप्रोचेस टू z2 मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की पावर पाई बाय 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 होगा। ओके, जिससे हमें फर्दर मिलेगा कि f डैश z जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि f ऑफ z जो है वो इक्वल टू कांस्टेंट होगा जब zj बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1,3 में, जहाँ पे j की वैल्यू जो है वो है 1 और 2। और इस केस में हमने एक रिज़ल्ट यूज़ किया है, वो रिज़ल्ट है कि अगर f जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है ऑन डोमेन D में, और साथ ही साथ f डैश z जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू D, तो हम ये कह सकते हैं कि f जो है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा D पर। तो यहाँ से हमें पूरी डिस्कशन से क्या मिला कि f ऑफ z इज़ इक्वल टू c ऑन zj बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, जहाँ पे j की वैल्यू जो है वो 1 और 2 है। ओके, अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी थ्योरम ऑन द फंक्शन f
तो हमें मिलेगा कि एफ ऑफ जेड जो है वो इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज सी के बराबर होगा ऑन दी होल कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। लेकिन ये जो है वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि एज पर द गिवन कंडीशंस एफ जो है वो एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है सी पे, तो इसी वजह से क्या है हमारी सपोजिशन रॉन्ग है और ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसी वजह से जो है स्टेटमेंट बी जो है वो सही नहीं है। सो नन ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो नन होगा। ओके, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन, और इसी एक्सप्लेनेशन के साथ ये है एंड ऑफ दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।